So, a very good morning to all of you. Today we are going to study the topic magnetic field due to a finite straight current carrying conductor. ठीक है, आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उस चैप्टर नंबर 4 में हम फर्स्ट टॉपिक बायो-सावर्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करेंगे हम अभी इसमें. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है? तो इस पार्ट में आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये तो पता लग गया ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगी. ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देनी है वो भी आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल आप यूज़ करेंगे. ठीक, और उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बता सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, तो अब हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड एक फाइनाइट कंडक्टर है हमारे पास, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है. ठीक है, ये हर वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आगे आप निकालेंगे कि सर्कुलर लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग तरह का आएगा. तो कोई फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, स्ट्रेट है और करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ही उसमें से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वहाँ पर. ठीक है, तो अब इस किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, उसको फाइंड आउट करने से पहले जस्ट हम एक बार ये पता कर लेते हैं कि व्हाट वाज बायो-सावर्ट लॉ. ठीक है, अमंगस्ट द स्टूडेंट्स लेट अस सी हु विल टेल मी. ओके, मोक्षी विल टेल मी व्हाट वाज बायो-सावर्ट लॉ. मोक्षी, can you hear me, Mokshi? अच्छा, बाकी चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? तो फिर छवि. छवि, फॉर्मूला बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ. dB इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, जहाँ इस के को हमने कहा था दिस वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है, यानी कि बायो-सावर्ट लॉ क्या था कि किसी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl की वजह से किसी भी पॉइंट जो कि उससे r डिस्टेंस पर था, उस पॉइंट पर हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला. क्या आया था? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB वॉज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ ये एक कॉन्स्टेंट था. म्यू नॉट होती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I जो करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, dl जो स्मॉल लेंथ हमने मानी, साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पर साइन थीटा क्या था? dl और r वेक्टर के अक्रॉस क्या था? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I dl क्रॉस r ओवर r क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अगर आपको ध्यान हो तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी, ये मैग्नीट्यूड और ये हो गई उसकी वेक्टर फॉर्म, जहाँ पर थीटा क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. अब इसी को हम यूज़ करेंगे इसमें. ठीक, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे. अब ध्यान रहेगा बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. ठीक, अब हम मान लेते हैं कि एक फाइनाइट क्या है? एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग एलिमेंट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट जा रहा है I. ठीक, इस करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर के किसी भी एक पॉइंट से, मैंने मिड पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया और ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर P, यानी हमने P पॉइंट कोई ले लिया. इस P पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस करंट कैरिंग एलिमेंट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी है? दिस इज A. ठीक, यानी कि हम यहाँ पर अब क्या ले रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर. ठीक, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A. ठीक, अब इस
करंट कैरिंग एलिमेंट कंडक्टर की वजह से यहाँ से काम करते हैं हम इस टिप से, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हो गए, मान लो ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, ठीक। और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, y टू x, ठीक। तो अब x पॉइंट से हम क्या करें, x पॉइंट से इस p पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक। ये जो एंगल बन रहा है इस परपेंडिकुलर के साथ, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, डायरेक्शन भी मैंने मेंशन की है, डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंगल है फाई 1, ठीक। अब ये जो y एंड है इसी कंडक्टर का, यहाँ से भी हम एक क्या बना देते हैं, यहाँ से भी एक लाइन बनाते हैं, एकदम एंगल बनाते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका ये वाला एंड। ये एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, फाई 2, कितनी है, फाई 2, ठीक। हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें I करंट जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, करंट Y टू X जा रहा है, इसके कोई पॉइंट है P जिसकी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A, ठीक। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स P पॉइंट पर एक तो एंगल बना रहा है फाई 1 और दूसरा एंड पॉइंट बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल फाई 2। ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है हमने और ये क्लॉकवाइज, ठीक, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक। अब इस पॉइंट से नेम इट एज M, ठीक है। इसको हम क्या नेम कर देते हैं, इसको हमने नेम किया M। इस M पॉइंट से L डिस्टेंस पर, कहाँ पर, यहाँ से मान लो कुछ डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया DL जिसकी लेंथ है, ठीक। क्या किया हमने, करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, छोटा सा DL ले लिया जो कि इस M पॉइंट से, ये वाला M पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, दिस इज एट डिस्टेंस L, ठीक। DL लेंथ इस M पॉइंट से L डिस्टेंस पर ले ली हमने, ठीक है। दिखाने को आपको DL बहुत बड़ा दिख रहा है, हालांकि हम इसको बहुत इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी DL लग जाए या D लग जाए, DL DR जो भी लग जाए, तो ये वाली वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक। ये तो आपको समझाने के लिए हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई, इस DL से P पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक। तो ये यहाँ से हमने क्या बना दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, पॉइंट P को, ठीक। और अब जो ये एंगल बना इस MP के साथ, चलिए, तो यहाँ से हमने कोई स्मॉल DL एलिमेंट लिया, यहाँ से इस DL से हमने एक लाइन बनाई और इस DL से इस P पॉइंट की डिस्टेंस हम कह देते हैं R, कितनी है, R, ठीक है। इस और ये जो एंगल है कौन सा, MP के साथ ये R का जो एंगल है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में ही ले रहे हैं और ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा, कितना है ये एंगल, दिस इज थीटा, समझ में आई बात, ठीक। तो M से P तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A, ये एंगल बन गया थीटा, दिस इज DL और P के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक। अब इसको यूज़ करके हम क्या कर दें, अब इस DL एलिमेंट की वजह से, DL करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से क्या कर लें हम, P पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर लें, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ले यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, ठीक। सो फ्रॉम, या वी कैन से बाय बायो-सावर्ट लॉ, बाय बायो-सावर्ट लॉ, फ्रॉम दैट वी कैन से द करंट कैरिंग एलिमेंट DL की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा होता है, अपॉन डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर,
ठीक, अब साइन थीटा होता किस किस के बीच में है? साइन थीटा होता है DL और R के बीच में। यहाँ पर देखो DL तो ये रहा, इस डायरेक्शन में लोगे आप इसको, ठीक, R ये रहा, लेकिन इन दोनों के बीच के एंगल को तो हमने नहीं कहा क्या होता है। हमने ये वाला एंगल बता दिया कि MP और इस R के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक, अगर ये थीटा है तो इस पॉइंट को मैं कह दूँ N, ये पॉइंट क्या कह दिया मैंने? N। ठीक है, तो MPN जो एंगल है वो तो है थीटा। ठीक, लेकिन तो फिर ये एंगल कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हम साइन थीटा लेते हैं वो कौन सा एंगल होता है? DL और R के बीच का। लेकिन यहाँ पर DL और R के बीच तो ये एंगल बन रहा है ना, और हमने माना कौन सा है? ये वाला। तो अब इस ट्रायंगल को देखो PMN। इन दिस ट्रायंगल इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर इज 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप क्या करते? सीधे सीधे थीटा रख देते, लेकिन थीटा हमारा एंगल किस किस के बीच में है? R और इस A के बीच में है। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर साइन थीटा वो एंगल होता है जो कि इस DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में होता है, DL क्रॉस R के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये थीटा हमने ले लिया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब वो 90 माइनस थीटा हो गया तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I DL साइन थीटा का हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, अब एक बात यहाँ बताओ कि यहाँ पर L चेंज होने वाला है क्या? भाई यहाँ पर वैल्यू चेंज किसकी हो रही है? यहाँ देखो, अब मुझे इस छोटी सी लेंथ का तो मैंने निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आ गई वैल्यू। ठीक, लेकिन अब मुझे पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इंटीग्रेट करूँ किसको? लेंथ तो भाई छोटी छोटी मैं ले लूँ कितनी भी, लेकिन पूरी लेंथ तो इसकी फाइनाइट लेंथ दी हो तो ठीक है, नहीं दी हो तो ठीक। उसके लिए एक बात दिमाग में लगाओ कि यहाँ A पॉइंट, ये जो A डिस्टेंस है, यहाँ से पूरे वायर को लेने के लिए हमें φ1 एंगल, X पॉइंट तक पहुँचने के लिए φ1 एंगल घुमाना पड़ा। ठीक, इसी पॉइंट से और Y पॉइंट तक जाने के लिए हमें φ2 एंगल घुमाना पड़ा। ठीक, यानी यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं एंगल चेंज कर देती हूँ तो टोटल इसकी लेंथ आ जाती है। ठीक, यानी मैं क्या करूँ, ये जो DL आया है इस DL को किस में कन्वर्ट करूँ? थीटा में। कैसे? कि भाई देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है तो ये तो निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के। ठीक, I भी कांस्टेंट है क्योंकि हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट करंट जाएगा I इसमें से। ठीक, उतना वो भी बाहर आ जाएगा। R, अब R की वैल्यू देखो, ये यहाँ पर DL ले लिया तो ये R की वैल्यू ये हो गई। अगर यही DL आप यहाँ पर ले लेते तो R की वैल्यू अलग हो जाती। ठीक, यही DL आप यहाँ पर ले लेते तो R की वैल्यू अलग हो जाती। इसका मतलब हर जगह पर R क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक, यानी R चेंज हो रहा है तो R भी वेरिएबल हो गया। ठीक, अब थीटा को देखें तो जब मैंने DL यहाँ लिया तो यहाँ पर भी एंगल चेंज, यहाँ लिया तो यहाँ पर एंगल चेंज, यहाँ लिया यहाँ एंगल चेंज, यहाँ एंगल चेंज। इसका मतलब लेंथ के साथ नहीं देखकर हम वैल्यू किसके साथ चेंज कर लें? या तो थीटा के क्रॉस या फिर R के क्रॉस। लेकिन R को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ कि इस DL को भी मैं थीटा के टर्म्स में निकाल लूँ और R को भी मैं थीटा के टर्म्स में निकाल लूँ, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो DB आएगा ये मेरा पूरा का पूरा थीटा के वेरिएशंस में आ जाएगा, यानी सिंगल वेरिएबल मेरे पास रह जाएगा जो कौन सा है? थीटा। समझ में आ रही बात? देखो बेटा, सिंगल वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करना आसान रहता है। ठीक, इसलिए हम बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं फिजिक्स में, जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको रिड्यूस करके एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक, और फिर फिर उसको इंटीग्रेट उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इस dl को और इस r को क्या कर दें, दोनों को हम चेंज कर दें। किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। कैसे कि भाई थीटा यहाँ से चेंज करेंगे हम, थीटा को हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक वेरी करेंगे। कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वेरी करेंगे तो r भी वेरी हो गया, ठीक, और cos थीटा की वैल्यू भी अपने आप वेरी हो गई। तो थीटा को ही लिख लें और dl को भी किसके टर्म्स में लिख लें, थीटा के टर्म्स में, और r को भी किसके टर्म्स में लिख लें, थीटा के टर्म्स में। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बढ़िया सारा हमारे पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह देंगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। कौन सा, P, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही बच्चों, ये स्टूडेंट्स अब आ रही है बच्चों। देखो बेटा, एक बोर्ड आपका बंद हो चुका है बिकॉज आज लाइट नहीं है और सिस्टम बंद हो गया है, ठीक है। तो जो बोर्ड आपको दूसरा पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, तो अब आवाज भी क्लियर आ रही है, यस, वॉइस इज क्लियर, ओके। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PMN, कौन से ट्रायंगल से, PMN, इस ट्रायंगल से देखें तो यहां से मुझे r की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। अब r की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास a नोन है, ठीक है। तो अगर मैं इस थीटा को यूज़ करूं, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से cos थीटा निकालें, ठीक है। यहाँ से cos थीटा निकालें और cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r, ठीक। बेस है a और हाइपोटेन्यूज है r। वापस सुने बच्चों एक बार, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, फ्रॉम ट्रायंगल PMN, ठीक। फ्रॉम ट्रायंगल PMN, इस PMN ट्रायंगल को लें तो इस ट्रायंगल में से हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर को हम किसके टर्म्स में रखना चाहते हैं, थीटा के टर्म्स में। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने कॉस थीटा इस ट्रायंगल से क्या निकाला, PMN ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाला। तो कॉस थीटा ये है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस है आपका a, हाइपोटेन्यूज है r। यहाँ से r आपके पास निकल जाएगा, r विल बी इक्वल टू a ओवर कॉस थीटा। भाई a ओवर कॉस थीटा को यहाँ रख दिया तो वैल्यू किस में आ गई, कॉस थीटा के टर्म्स में। a तो क्या है, कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, dl, क्या बच गया, dl। इस dl को भी हम किसके टर्म्स, भाई dl दे रखा है तो इसका मतलब इंटीग्रेट भी l के टर्म्स में होगा। भाई आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो आगे dx होता है तो x के टर्म्स में आप इंटीग्रेट करते हैं, dy होता है तो y के लिए इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर dl है, इसका मतलब इसको l के लिए इंटीग्रेट करना पड़े या फिर इस dl को कन्वर्ट कर लेना पड़े किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ d थीटा, ठीक है। तो वो कैसे करें, उसके लिए अगेन इसी ट्रायंगल से, किस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल PMN, इसी ट्रायंगल से PMN
एम एन राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या फाइंड आउट कर लें, लेट अस फाइंड tan थीटा। व्हाट डू वी फाइंड, tan थीटा। अब इस ट्राइंगल से tan थीटा क्या होगा, क्या होगा tan थीटा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर यानी L अपॉन बेस इज A। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan थीटा। ठीक, यहाँ से अगर मैं L निकाल लूँ तो L क्या आ जाएगा, L विल बी इक्वल टू A tan थीटा, ये आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर मुझे L मिल रहा है, DL नहीं मिल रहा है, तो अब इसको मैं थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दूँ। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक लिख लिया आप सभी ने, लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो फिर आगे चलें, चलें आगे। चलिए, तो अब यहाँ तक आपने लिख लिया, उसके बाद यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक बार साइड में लिख रही हूँ। बाय बायोट-सावर्ट लॉ हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ठीक, ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर लिख ली। उसके बाद हमने इस ट्रायंगल से क्या निकाला है, इस ट्रायंगल से निकाला है r इज इक्वल टू a ओवर cos थीटा, और उसी ट्रायंगल से हमने निकाला है L इज इक्वल टू A tan थीटा। ठीक है, अब क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, L को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो आ जाएगा dl बाई डी थीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू A कांस्टेंट है तो A तो कांस्टेंट छोड़ दो। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये तो ध्यान है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dl की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, इस डी थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो A सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मज़ेदार बात हो गई, क्या हो गया भाई, dl हमारा थीटा के टर्म्स में भी आ गया और साथ में हमें डी थीटा भी मिल गया। तो इसका मतलब इस पूरी को जब मुझे dB निकालना होगा, इसमें सारी चीज़ें हम किसके टर्म्स में लिख दें, इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा के टर्म्स में हम सारी चीज़ों को रख दें। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करते हैं तो dB क्या आ जाएगा, dB विल कम आउट टू बी, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई। ठीक है, एज इट इज dl की जगह क्या है, A सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा भी है ऊपर, कॉस थीटा भी रख दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर, आर कितना था a बाय कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, नहीं आई? क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने tan थीटा से L की वैल्यू निकाली, L की वैल्यू निकाल कर उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास DL की वैल्यू आ गई किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। और यही DL की वैल्यू और R की वैल्यू जो कि हमने थीटा के टर्म्स में निकाली, वो सारी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया, कौन सा, डी थीटा। भाई R भी हट गया, DL भी हट गया। ठीक, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, अब केवल थीटा रह गया। अब थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा आ गया तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ बोलो बेटा, तो ये बेटा हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
ए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डी थीटा को भी मैं लास्ट में लिख देती हूँ, कॉस थीटा के भी बाद में, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल, ठीक है सर एक बार, ठीक है, ए स्क्वायर से ए कैंसिल। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम ऊपर ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में, और कॉस स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। बचेगा क्या, वो बची हुई चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, आपके पास बचेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए, ये आएगा, ये रह जाएगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर, ठीक। अब जो रह गया उसमें केवल कॉस थीटा ही है वेरिएबल, बाकी सब तो क्या हो गए, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गए ना, ठीक। तो यहाँ तक फटाफट लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं, चलें आगे, चले, चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास dl जो स्मॉल लेंथ थी उसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा ओवर ए। अब यहाँ पर ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला, इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर, ठीक, किसके कारण, पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर विल बी इंटीग्रेटिंग दिस स्मॉल पार्ट dB को इंटीग्रेट किया, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए कॉस थीटा डी थीटा, और इसको हम इंटीग्रेट करें, ठीक। अब डी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर φ2 था, ये वाला एंगल कितना था φ2, ये था φ1, ठीक। तो अगर आपको एक बात ध्यान हो क्या कि जब हमने मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स पढ़े थे उसमें हमने क्या कहा था कि अगर हम एंगल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम नेगेटिव लिखेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर होता है तो वो होता है पॉजिटिव, यानी इस φ1 को तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम कह दें नेगेटिव, या उल्टा मान लो। उल्टा मानने का मतलब कि भाई आप अगर ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से यू एंगल मेजर करते हैं तो ये तो यू एंगल मेजर करते हैं वो तो होता है पॉजिटिव, और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं यूँ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे को नेगेटिव, ठीक। तो तुम कह सकते हो कि मैडम φ2 को हम पॉजिटिव माने और φ1 को क्या मान लें, नेगेटिव, ठीक, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इस वायर की पूरी लेंथ इस φ2 एंगल को मिलाकर और φ1 प्लस φ2 दोनों को मिलाकर हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक। जब एंगल क्या होगा, जब एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी होगा तो वायर की कंप्लीट लेंथ आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो वायर के यानी अब आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप ले रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं वो तो आपने पॉजिटिव किया है हमेशा ही, ठीक, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसको आपने नेगेटिव किया है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, φ2 तो होगा पॉजिटिव और φ1 कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। यानी φ2 से लेकर -φ1 तक इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट वैल्यू मिलेगी dB की, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से dB की वैल्यू अगर हम देखें तो dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करें तो μ0/4πI/A, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट, ठीक। cos थीटा d थीटा बच गया, उसको देखें तो वहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dB विल बी इक्वल टू μ0/4πI/A। cos थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम φ2 टू -φ1, ठीक, cos थीटा d थीटा, क्लियर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। और इंटीग्रेशन cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा, ठीक। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पर इंटीग्रेट होने के बाद कंप्लीट लेंथ xy की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B, इसको इंटीग्रेशन dB को हमने क्या लिख दिया, B, दिस इज इक्वल टू μ0/4πI/A। अब इसको cos थीटा का इंटीग्रेशन किया sin थीटा, ठीक, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लग गई, φ2 टू -φ1, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो कि φ1 को क्या कह लें, φ1 को हम कह दें पॉजिटिव और φ2 को हम कह दें नेगेटिव, तो भी सही है। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, अब इसमें यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलें आगे। ठीक है, ये बेटा एक आप कर लें कि हालांकि करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसने क्या किया है, उसने φ1 वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और φ2 वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो φ1 की वैल्यू डायरेक्शन हम क्या कह दें, पॉजिटिव, और φ2 की डायरेक्शन जो उल्टी है उससे उसको हमने कह दिया नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ से इसको +φ1 बना लो और इसको -φ2, ठीक। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें आगे। चलिए, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दिया हमने, अब केवल लिमिट्स हमें पुट करनी है, तो लिमिट्स पुट करिए। B, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4πI/A, ठीक। साइन अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगी φ1, ठीक, माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट है -φ2, तो -φ2, ठीक है। ये प्लस माइनस का चेंज केवल आपकी टेक्स्ट बुक से मैच कराने के लिए किया है मैंने, ठीक। आप वैसे भी कर सकते हैं, केवल एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू क्या आ गया, μ0/4πI/A साइन φ1, ठीक, माइनस, अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। तो वो माइनस साइन थीटा बाहर आएगा तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, ये आ जाएगा साइन ऑफ φ2, ठीक। तो यहाँ से B इज इक्वल टू μ0/4πI/A साइन φ1 प्लस साइन φ2,
2। ठीक, ये आ गया हमारा इस कंप्लीट लेंथ XY की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक, जहाँ पर φ1 क्या है, φ1 है उस परपेंडिकुलर लाइन से, जिससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वहाँ से ऊपर की साइड का एंगल, और φ2 क्या है, वहीं से नीचे की साइड का दूसरे एंड का एंगल। ठीक, अब अगर मान लो यही वायर क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ यानी यूँ मान लो कि ये वायर बहुत लंबा है इस तरह से, और ये पॉइंट P यहाँ पर रख दो। ठीक है, यानी पॉइंट उसके ये जो A डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है और ये वायर बहुत लंबा है। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊँ, क्या बनाऊँ, यहाँ से अगर मैं ये एंगल बनाऊँ इस टिप पर, और यहाँ से ये एंगल बनाऊँ इस टिप पर, ये लगभग क्या होगा, बहुत ही बड़ा आ जाएगा, यानी लगभग 90 डिग्री के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये लगभग ऐसे जाएगा। और ये वाला देखो तो बिल्कुल ही ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये लमसम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक, ये 90 डिग्री के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब कि अगर वायर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, ठीक, वायर कैसा हो, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते जा रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंड होते जा रहा है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ है, या यूँ कह लीजिए कि ये डिस्टेंस A बहुत पास हो एज कंपेयर्ड टू लेंथ ऑफ द वायर, उस कंडीशन में आप उस वायर को इनफाइनाइट लेंथ का मान लेंगे। तो इन दैट केस वी विल टेक द स्पेशल केस। ठीक, स्पेशल केस क्या लेंगे कि व्हेन φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2, यानी लेंथ इतनी लंबी है कि उस P पॉइंट से, देखो इस P पॉइंट को, भाई ये एक्सटेंड होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जाएगा, तो ये जो P पॉइंट से को ज्वाइन करने वाली है ये एक्सटेंड होती जाएगी, होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एकदम ऐसे हो जाएगी, काफ़ी हद तक 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से डिनोमिनेटर में जाओ, नीचे की तरफ जाते 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 जो पॉइंट नीचे होता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज होता जाएगा, और ये किसके इक्वल होता जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2 माने तो मैग्नेटिक फील्ड B will be equal to μ0 upon 4 pi I over A sin 90, या सिंपली मैं कहूँ sin π/2 प्लस sin π/2, और sin π/2 कितना होता है, 1, ये भी 1, तो 1 + 1 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 pi 2I ओवर A। ये हो गया आपका फॉर्मूला। बेटा देखो इस 2 को आप काट सकते हो 4 पाई से, लेकिन इसको काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि μ0 अपॉन 4 पाई की आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है 10⁻⁷। इसको काटोगे तो ये 2 पाई आ जाएगा और फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो इससे बेटर है कि इसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक, और फॉर्मूला आप इसी फॉर्म में याद करो। ठीक, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक, और इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा वायर है और हमें कुछ पता ही नहीं है उसका। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब कि ये जो A डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है और उस वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये तो आ गया जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर ये आ गया आपका μ0 अपॉन 2I ओवर A, μ0 अपॉन 4 पाई 2I ओवर A। क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ? ठीक, ये तो कब की बात है, जब ये वायर इनफाइनाइट हो। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई, तो चलें आगे। एक छोटा सा पॉइंट और बताना है आपको यहीं पर, चलें आगे कि भाई अगर बहुत लंबा वायर है, A डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो आपको मैक्सिमम केसेस में यही फॉर्मूला यूज़ करना है, μ0 अपॉन 4 पाई 2I ओवर A। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो अब ये अगर इसी का एक पॉइंट तो मैंने बता दिया, एक स्पेशल केस बता दिया, दूसरा मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, एक तो क्या बता दिया कि वायर बहुत लंबा हो, है ना। दूसरा केस 2, ये इसी का पार्ट 2, when point P is at one end
वन एंड ऑफ वायर, ठीक। यानी अगर ये आपका वायर है x और ये है आपका y, ठीक, एक्स वाई वायर है और पॉइंट P आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, इस y से, y पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, ठीक। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जब ये P पॉइंट किसी इस वायर के एक एंड पर है, उस कंडीशन में आप क्या कर लेंगे, यहाँ से तो आप जो एंगल निकालेंगे, उस केस में ये एंगल तो आपको, अगर ये वायर बहुत लंबा है तो ये एंगल π/2 मिल जाएगा। क्या, जब ये कंडीशन होगी तो φ1 तो आपको मिल जाएगा π/2, बहुत दूर मान के चले, ठीक। और φ2 आपके पास कितना आएगा भाई, इस P पॉइंट से ये एंगल देखा यूँ, ये तो आपको अभी कुछ दिख रहा है, या φ1 ही मान लो इसको, φ1 है। जब ये लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये P पॉइंट यहाँ पर होगा तो ये π/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं कह रही हूँ अभी लमसम किसके इक्वल है, π/2। लेकिन नीचे कोई एंगल है क्या भाई, एंड ही यही है, नीचे कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पर एंगल कितना है इसके साथ 0 डिग्री, ठीक। तो φ2 कितना हो गया आपका, φ2 इज 0 डिग्री, ठीक। φ2 0 हो गया तो अब फॉर्मूले में रख दो, b इज इक्वल टू μ0/4πi/a, ठीक। आगे क्या था, साइन φ1, यानी π/2 प्लस साइन φ2 यानी साइन 0, साइन 0 तो 0, साइन π/2 1, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू μ0/4πi/a। ये आ गया किसी एक एंड पॉइंट पर, वायर के एक एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, बस ठीक है। तो ये सारे केसेस आप ध्यान रखें, कल इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है।